नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सम्यक दृष्टि पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम विश्व का भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बात करने वाले हैं और जितने भी इन टॉपिकों पर प्रश्न बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल सम्यक दृष्टि। शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न से। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। अब यहाँ पर जो ये शब्द है स्थल रुद्ध, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। स्थल रुद्ध जो देश होते हैं वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। ऐसे देश जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं उन्हें स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी लाइबेरिया, ऑप्शन सी लाओस और ऑप्शन डी लग्जमबर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि लाइबेरिया। लाइबेरिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल अवरुद्ध देश है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध है? ऑप्शन ए बोलीविया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी सूरीनाम और ऑप्शन डी उरुग्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बोलीविया। याद रखेंगे बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है? अब यहाँ पर अंतर महाद्वीपीय जो शब्द है इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। अंतर महाद्वीपीय देश वो होते हैं जो एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिनका क्षेत्रफल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी होता है, यानी कि एक से ज़्यादा महाद्वीपों में जो फैले रहते हैं उन देशों को अंतर महाद्वीपीय कहा जाता है। तो यहाँ पर नंबर 1 है लाओस, ऑप्शन 2 जॉर्जिया और 3 टर्की, 4 ट्यूनीशिया। तो इस प्रश्न में जो जॉर्जिया और टर्की है ये दोनों देश क्या हैं? ये अंतर महाद्वीपीय देश हैं। अब अंतर महाद्वीपीय किस तरह से हैं? क्योंकि जो इनका विस्तार है वो एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप में क्या है इनका विस्तार पाया जाता है, तो इसलिए ये अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, रियो ग्रांडो नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, ऑप्शन बी मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, ऑप्शन सी मैक्सिको एवं ग्वाटेमाला के मध्य और ऑप्शन डी ग्वाटेमाला एवं होंडुरास के मध्य। तो इस प्रश्न में जो सही ऑप्शन है वो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्योंकि इन दोनों की सीमा क्या है, इन दोनों देशों को क्या है अलग करती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन ए चाड, ऑप्शन बी मलावी, ऑप्शन सी विक्टोरिया और ऑप्शन डी जाम्बेजी। तो इस प्रश्न में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी यानी कि विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और याद रखेंगे जो विक्टोरिया है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वह है विक्टोरिया न्यांजा। तो विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्यांजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, ऑप्शन सी भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन डी भारत और चीन के बीच। तो इस प्रश्न में सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच। रेडक्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है।
या फिर कह सकते हैं इनकी सीमा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? ऑप्शन ए पोलैंड और जर्मनी, ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और तिब्बत, ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। अगला प्रश्न है मैगिनॉट रेखा थी ऑप्शन ए फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, ऑप्शन बी पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, ऑप्शन सी अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, और ऑप्शन डी भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। अब याद रखेंगे जो मैगिनॉट रेखा है इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस ने किया था और यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है पेरू की राजधानी है ऑप्शन ए लिस्बन, ऑप्शन बी लीमा, ऑप्शन सी मैड्रिड और ऑप्शन डी काराकस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लीमा। और याद रखेंगे जो पेरू है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है वियना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रिया। तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और याद रखेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चिली सैंटियागो, ये बिल्कुल सही सुमेलित है क्योंकि चिली की राजधानी सैंटियागो है। उसके बाद बी अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ये भी सही सुमेलित है। उत्तरी कोरिया सियोल, ये ऑप्शन इसमें गलत है। जबकि इथियोपिया आदिस अबाबा ये सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जो उत्तरी कोरिया है याद रखेंगे इसकी राजधानी है प्योंगयांग, प्योंगयांग। तो प्योंगयांग उत्तरी कोरिया की राजधानी है। बाकी के सभी ऑप्शन सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए घाना अकरा, यहाँ पर घाना की राजधानी अकरा है, याद रखेंगे, ये सही सुमेलित है। केन्या नैरोबी, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी नामीबिया विंडहॉक, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन डी नाइजीरिया रबात, ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है क्योंकि नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, रबात नहीं है। ऑप्शन डी नाइजीरिया रबात, ये ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है क्योंकि नाइजीरिया की राजधानी रबात नहीं है, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी इटली में और ऑप्शन डी स्पेन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि इटली में। इसको जो आपने सुना होगा पीसा की मीनार के नाम से भी जाना जाता है। तो पीसा की मीनार या फिर झुकी लाट ये कहाँ पर स्थित है? ये इटली में स्थित है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए साइप्रस बगदाद, ये युग्म सुमेलित नहीं है क्योंकि साइप्रस की राजधानी बगदाद नहीं है, साइप्रस की राजधानी है निकोशिया, याद रखेंगे, निकोशिया साइप्रस की राजधानी है। उसके बाद है ऑप्शन बी लेबनान बेरूत, यह ऑप्शन सही सुमेलित है और यही इस प्रश्न का उत्तर है। लेबनान की राजधानी है बेरूत। उसके बाद है टर्की बगदाद, यह ऑप्शन भी गलत है क्योंकि टर्की की राजधानी है अंकारा। उसके बाद है यूक्रेन, यूक्रेन अकमोला, यूक्रेन की राजधानी अकमोला नहीं है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो याद रखेंगे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी कि जो सही युग्म सुमेलित है वो है ऑप्शन बी, यानी कि लेबनान और बेरूत। अगला प्रश्न है हेलसिंकी की राजधानी है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे
और ऑप्शन डी स्वीडन। तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गिनी बिसाऊ, बिसाऊ ये ऑप्शन सही सुमेलित है क्योंकि गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। ताइवान, ताइपे ये ऑप्शन भी सही सुमेलित है, ताइवान की राजधानी ताइपे है। उसके बाद है ऑप्शन सी यानी कि निकारागुआ, मानागुआ ये ऑप्शन भी सही सुमेलित है, यानी कि निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। उसके बाद है ऑप्शन डी मालदीव, मालाबो ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है क्योंकि मालदीव की राजधानी मालाबो नहीं है, मालदीव की राजधानी है माले, मालदीव की राजधानी माले है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखेंगे, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है लेकिन यह कनाडा के पश्चिम में है, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? ऑप्शन ए प्रीटोरिया, ऑप्शन बी डरबन, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग और ऑप्शन डी केप टाउन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि केप टाउन। तो याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका की जो पार्लियामेंट है वो केप टाउन में स्थित है। अगला प्रश्न है, कांगो स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी एशिया में, ऑप्शन सी यूरोप में और ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अफ्रीका में। कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, याद रखेंगे, और विषुवतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ उष्णाद्र जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका और ऑप्शन डी एशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी लेनझाउ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शिकागो। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जापान। जो जापान के लोग हैं इसको निप्पन के नाम से पुकारते हैं, याद रखेंगे। जापान को यहाँ के जो लोग हैं वो निप्पन के नाम से पुकारते हैं और निप्पन का अर्थ होता है सूर्योदय का देश। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ऑप्शन ए बेकाल झील को, ऑप्शन बी ग्रेट बियर झील को, ऑप्शन सी करदा झील को और ऑप्शन डी लिंक नबर झील को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बेकाल झील को। बेकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है और याद रखेंगे रूस में स्थित है ये और इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए फिलीपींस को, ऑप्शन बी जापान को, ऑप्शन सी ताइवान को और ऑप्शन डी कोरिया को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि कोरिया को। कोरिया को प्रातःकालीन शांति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग। ऑप्शन ए 1/4 है, ऑप्शन बी आधा है, ऑप्शन सी 2/3 है और ऑप्शन डी 3/5 है, यानी कि 3/5 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 2/3। तो 2/3 पृथ्वी की सतह का जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, डेटम रेखा क्या है? ऑप्शन ए समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है या फिर माप होती है।
ऑप्शन बी प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का माध्य, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अंध महासागर और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल, यहाँ पर लिख लेंगे किस तनाव पर रहता है। ऑप्शन ए 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर, ऑप्शन बी 1.25 एटमॉस्फेयर पर, ऑप्शन सी 5 एटमॉस्फेयर पर और ऑप्शन डी 15 एटमॉस्फेयर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1/3 एटमॉस्फेयर पर गुरुत्वाकर्षण जल का जो तनाव होता है वो रहता है। अगला प्रश्न है, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। ऑप्शन ए नदियों में, ऑप्शन बी झीलों एवं झरनों में, ऑप्शन सी महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में, ऑप्शन डी भूमिगत जल में। अगला प्रश्न है, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट और ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सागरीय जल की लवणता में जो अधिकता पाई जाती है या फिर अधिकतम योगदान होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड का, यानी कि कह सकते हैं हम NaCl, और जिसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। और याद रखेंगे महासागरों की जो औसत लवणता है वो होती है 35%। कितनी है? 35% है। और लवणता को जो मापने का प्रतीक होता है वो इस तरह से होता है, एक हम यहाँ पर प्रतिशत का एक चिन्ह लगा देते हैं और इसके साइड में एक और हम यहाँ पर एक इस तरह का यहाँ पर अंश के टाइप में एक लगा देते हैं, तो इसको हम लवणता का सूचक कहते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। ऑप्शन ए मृत सागर में, ऑप्शन बी लाल सागर में, ऑप्शन सी महान साल्ट झील में और ऑप्शन डी वान झील में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि वान झील में। याद रखेंगे जो झीलें होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है और वान झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं तो 330% या फिर कह सकते हैं हम कि 330 लवणीय क्या है, इसमें लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट साल्ट झील अवस्थित है या फिर कह सकते हैं स्थित है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है। ऑप्शन ए महासागरीय गर्त, ऑप्शन बी महासागरीय ढाल, ऑप्शन सी महासागरीय मग्र तट और ऑप्शन डी गहरे सागरीय मैदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि गहरे सागरीय मैदान। अगला प्रश्न है, टर्की के उत्तर में है। ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी लाल सागर और ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि
काला सागर। तो टर्की के उत्तर में जो स्थित है वो है काला सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। ऑप्शन ए काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर। ऑप्शन सी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। और ऑप्शन डी काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। तो आपको याद रखना होगा, आप इस शब्द से भी इसे याद रख सकते हैं, MBCA, यानी कि M का मतलब यहाँ पर है मेडिटेरियन, और B का मतलब है ब्लैक, और C का मतलब है कैस्पियन, और A से आप अरल सागर यहाँ पर देख सकते हैं। तो MBCA से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है। ऑप्शन ए उत्तरी प्रशांत, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन सी दक्षिणी प्रशांत, और ऑप्शन डी दक्षिणी अटलांटिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि उत्तरी अटलांटिक। तो सारगैसो संबंधित है उत्तरी अटलांटिक से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। ऑप्शन ए एड्रियाटिक सागर, ऑप्शन बी एजियन सागर, ऑप्शन सी लिगुरियन सागर, और ऑप्शन डी टेरहेनियन सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि टेरहेनियन सागर। और याद रखेंगे, जो टेरहेनियन सागर है वो भूमध्य सागर का ही एक भाग है। किस सागर का? वो भूमध्य सागर का ही एक भाग है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी मोरक्को, और ऑप्शन डी ट्यूनीशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि चाड। अफ्रीकी देश की जो सीमा है वो भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, तो वो अफ्रीकी देश है चाड। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा चलती है। ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और ऑप्शन डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि हिंद महासागर में। और याद रखेंगे, जो हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली एक ये क्या है, एक गर्म धारा है जो अगुलहास है। अगुलहास एक गर्म धारा है जो कि हिंद महासागर में चलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? ऑप्शन ए कनारिस, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी ओयाशियो, और ऑप्शन डी अगुलहास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अगुलहास। तो अगुलहास शीत महासागरीय धारा नहीं है, ये गर्म महासागरीय धारा है, याद रखेंगे, गर्म महासागरीय धारा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी नॉर्वे, और ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नॉर्वे। नॉर्वे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ऑप्शन ए कनारी घाट, ऑप्शन बी बेंगुला धारा, ऑप्शन सी अगुलहास धारा, और ऑप्शन डी ब्राजील धारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बेंगुला धारा। और याद रखेंगे, बेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की एकमात्र शीतल धारा है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है
ऑप्शन ए खाड़ी में एक नदी, ऑप्शन बी एक महासागरीय धारा, ऑप्शन सी जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम और ऑप्शन डी एक धरातलीय धारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि एक महासागरीय धारा। अब याद रखेंगे जो ये गल्फ स्ट्रीम है फ्लोरिडा की एक धारा है। जब ये एंटलिस धारा का जल समाविष्ट कर हैट्रास अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो यह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। और याद रखेंगे ये एक गर्म जलधारा है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। और गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज पोंस डी लियोन ने 1513 में करी थी। याद रखेंगे जो गल्फ स्ट्रीम धारा है इसकी 1513 में खोज की गई थी। किसके द्वारा? पोंस डी लियोन। पोंस डी लियोन के द्वारा 1513 में इसकी खोज की गई थी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं।